and my colleague, Dr. Pankaj Garg. Actually, it is his topic. I'm just standing here in front of you to brief the importance of water in the body. I also welcome and thank for, I can see some very important members of media from all around and some very senior members of media. आप सबको मेरा नमस्कार. So I have modified this topic as understanding dehydration with a special focus on management. Normal fluid which we see in our body has many components, not only electrolytes and water, but a number of components. But today we are confined to talking about mainly water and electrolytes. Simply dehydration परिभाषित किया जाता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से, means loss of water and electrolyte, as when the loss of water and salts is more than what we replenish. Because एक साइकिल है, हम खाते हैं, हम उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, तो पसीने से है, पेशाब से है, इवन टीयर्स से है, नेजल सिक्रीशन से है, मल मूत्र से है, तो all these are outputs of the human body. और एक औसतन an average person loses about 2.5 liters of water every day. This is औसत. इससे बहुत कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. तो हाइड्रेटेड रहने के लिए हमको अपने शरीर के पानी को रिप्लेनिश करना है in order to keep from being dehydrated. Actually, this word dehydration is also wrong medically. We become hypohydrated. Hypo means come, D means none. So actually it is hypohydration, but एक customary है, इसको हम dehydration कहते हैं. जैसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया का मतलब ब्लड है ही नहीं बॉडी में, वो भी हाइपोनीमिया होता है. तो इस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं, और ये इसलिए इसकी परिभाषा बहुत खतरनाक हो जाती है कि छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में ये डिहाइड्रेशन जानलेवा हो जाता है. So loss of body and water and electrolytes, as I said, caused when the output of the water electrolytes is more than the input. Some diseases can cause dehydration. डायरिया, डिसेंट्री तो हम सबको पता है कि डिहाइड्रेशन करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, पता नहीं चलता है. उसमें डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूरिन ज़्यादा होता है. इसके बाद टीबी भी है, और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें पसीना ज़्यादा आता है, थायराइड की भी बीमारी है, और बच्चों में कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है. सो ये सबको जब हम मिला के देखते हैं, उसमें सबसे ऊपर कॉज वो है जो आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मीन्स हीट. तो हीट जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. इसलिए है कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान है वो एटमॉस्फेरिक जो तापमान है उससे कम होता है, और जब ज़्यादा हीट में हमारी बॉडी जाती है तो वो बॉडी इतनी नाजुक होती है, ह्यूमन बॉडी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है. उसके प्रोटेक्शन के लिए बॉडी का एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी स्किन के थ्रू खून का दौरान बढ़ा दिया जाता है. दैट इज द मैकेनिज्म. और उसके थ्रू पसीना निकलता है, और बचपन में जैसे हमने पढ़ा था, वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, एवेपोरेट्स लीड्स टू कोल्ड. सो गर्मी में इसके पसीना ज़्यादा आता है, और कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होता है. ये बाकी तो चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि लू क्यों लगती है. लू जब लगती है जब ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जब पसीना आना बंद हो जाता है, ये ठंडक उत्पन्न होनी बंद हो जाती है, और जब शरीर की ऊष्मा हीट नहीं निकल पाती है, तो वो कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता चला जाता है. जैसे कि आप कभी गैस पे दूध रख के भूल जाते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं, फिर वो दूध उबल जाता है. इसी तरह से लू लग जाती है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डिहाइड्रेशन.
बुखार भी आता है इसमें, और भी लक्षण होते हैं, दौरा तक आता है, मौत तक हो सकती है। लेकिन आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है हीट से हुई इंजरी का। और जैसे मैंने अभी बताया, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग इसके सबसे ज़्यादा विक्टिम बन जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत ताज्जुब की बात है, हमको शायद नहीं मालूम है, बहुत बड़ी तादाद में पानी होता है। मेल बॉडी में 60%, फीमेल बॉडी में 50%, और हर अंग में बहुत ज़्यादा पानी होता है। मैं अगर ये कहूँ कि हर सेल में बॉडी के पानी की मात्रा 90% तक भी हो सकती है तो गलत नहीं होगा। तो वाटर मेक्स अप 75% ऑफ द मसल मास, 25% ऑफ द फैट मास। So the lower a person's body fat percent, the higher is the water percent will be. ये इमेज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इसमें देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसका 90% कॉम्पोजिशन पानी, जब वो न्यू बॉर्न होता है तो 80% कॉम्पोजिशन पानी है। और जब चाइल्ड होता है पीडियाट्रिक एज में, जो डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं, उसमें 70% पानी है। उसके बाद हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी 60 से 65% पानी है, और एल्डरली में 55% पानी है। शायद रहीम दास जी को ये पहले पता लग गया था, उन्होंने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान चून। और ये बहुत पुरानी सेइंग भी है शास्त्रों की, जल ही जीवन है। ये एक शास्त्रीय सेइंग का तर्जुमा है, जल इज द वाटर इज लाइफ। So what we are talking today and what you are going to write for public is most important for this scorching weather and for the coming years also. उसमें एक लाइन लिख दीजिएगा, इस लेख को संभाल कर रखिए अगली गर्मी के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले साल बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से हर साल हम इसी की बात करते हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और बहुत सीवियर होती जा रही है। कि मैंने जैसे भी बताया, विभिन्न अंगों में पानी का प्रतिशत, बोन में 24, स्किन में 80, ब्लड में 85, ब्रेन में 75, लंग्स में 90 और मसल्स में 75। अब वाटर की खाली ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि बस पानी पी लिया पेट में चले गए, हम सोचते हैं बहुत अच्छा हो गया। ऑक्सीजन कैरी करती हैं जो सेल्स, और जो न्यूट्रिशन सेल्स में जाता है उसमें पानी एक माध्यम होता है। पानी जैसे कि मैंने अभी बताया हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बहुत से ऐसे प्रतिक्रियाएं होती हैं जो खाने से एनर्जी हमको मिलती है, उसमें H2O मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है या बनता है। 83% खून में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो निकलते हैं बॉडी से, पानी या पसीने या यूरिन के थ्रू। ब्रेन फंक्शन में पानी बहुत इम्पोर्टेंट है दिमाग के लिए, क्योंकि जब हीट स्ट्रोक होता है तो जो बहुत इम्पोर्टेंट एक लक्षण होता है वो हेडेक होता है, थकान होती है, हम भूलने लगते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रेन के थ्रू होता है। फेफड़े जो सबसे ज़्यादा ब्रंट सूखी हवा का महसूस करते हैं, उसमें वाटर की इम्पोर्टेंस होती है। और विभिन्न अंगों को उदास बनाने के लिए, उनकी शेप में उनको रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा जब ठेले पे शाम को ककड़ी आप लेने जाते हैं तो मुरझाई हुई, सूखी हुई, मुलायम हुई। जब आप सुबह को या दोपहर को खरीदते हैं, वो पानी डालता रहता है, वो ककड़ी तनी हुई होती है, तो वो ककड़ी डिहाइड्रेट हो जाती है शाम तक। और इसी तरह से मानव शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो डिहाइड्रेट होती है, तो उसकी हालत उसी सूखी हुई ककड़ी जैसी हो जाती है, जैसे अंगूर से किशमिश बन जाती है, वही डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा जॉइंट्स की भी हेल्थ में इम्पोर्टेंट है। दिस इज जस्ट ए रिपीटिशन ऑफ व्हाट आई सेड, 60% ऑफ मैन्स बॉडी मास, एंड दिस इज a bit of Araval rule which we don't need to revise. Now, ions, electrolytes. बगैर इलेक्ट्रोलाइट्स के वाटर का शरीर में कोई अस्तित्व नहीं है, या इलेक्ट्रोलाइट्स का बगैर पानी के कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आयंस होते हैं वो सोडियम है, कैल्शियम है, ये प्लस वाले आयंस हैं, और पोटेशियम और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम गर्मी में
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैग्नीशियम कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं शरीर की, पाचन क्रिया से लेके नर्वस सिस्टम की क्रिया से लेके और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ नेगेटिव आयंस होते हैं, उसमें क्लोराइड, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट होता है, और बाइकार्बोनेट इन तीनों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बॉडी की एक एसिडिटी होती है, उसको हम पीएच कहते हैं केमिस्ट्री या साइंस की भाषा में, और वो पीएच हम लोग बाकायदा टेस्ट करते हैं। जब कोई इमरजेंसी में आता है तो उसकी हम पीएच टेस्ट करते हैं, उसको हम एसिड बेस बैलेंस का टेस्ट कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पॉइंट्स में अगर बढ़ जाती है, 0.3 अगर बढ़ गई और 0.3 घट गई तो मैनेजमेंट में ज़मीन से आसमान का फर्क हो जाता है। तो इसलिए बाइकार्बोनेट इन आयंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ और भी आयंस होते हैं, जैसे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसकी जो समरी है वो ये है कि पानी का बैलेंस, वाटर बैलेंस ensures adequate amount of water is retained in the body through the electrolytes or through the tissues or through the metabolic processes depending upon our intake and output। और हर ऑर्गन के फंक्शन में पानी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पानी एक व्हीकल है, जैसे मैंने आपको बताया, वो माध्यम है हमारे शरीर में वाइटल मैसेजेस को ट्रांसफर करने का। और मोर इम्पोर्टेंटली हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में भी पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट के लिए खासतौर से पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पानी तो होता ही है, क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो पानी की मात्रा पर डिपेंड करता है कि पानी कितना है, एडिक्वेट है कि नहीं। और हम लोग भी कभी कभी डॉक्टर लोग कुछ हरकत करते हैं जिसमें शरीर में से हम पानी निकालने की दवाएं देते हैं, तो उनको डायबिटिक कहते हैं। तो डायबिटिक से कितना पानी निकालना है ये भी वाटर बेस्ड बैलेंस के लिए जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें अभी हमारे साथ जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, पंकज जी, वो बताएंगे, बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनका सिस्टम डेलिकेट होता है, उनका हार्ट छोटा होता है, उनके वाटर कंटेंट जैसे मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। इसके अलावा आंतों के क्रमकुंचन के लिए, पेरिस्टाल्सिस के लिए पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आंतों के जो मसल हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, और उन मसल्स के लिए भी पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये कहें संक्षिप्त में कि बगैर पानी के कोई भी शरीर का सेल, कोशिका काम नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है, ट्रू है। सो विदाउट वाटर एंड विदाउट दीज आयंस बॉडी कैन नॉट वर्क। तो अब इसका अंदाजा लगाइए कि हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब गर्मी में लू लगेगी या डिहाइड्रेशन होगा तो जितनी पानी की ज़रूरत है उतने ही बैलेंस के साथ इन आयंस की ज़रूरत है, जो हमने इस टेबल पर दिखाए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जिसको आप लोगों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसको सिंपल बना के अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करेंगे कि हमको क्या करना है। और अगर आप ये भी बताना चाहेंगे कि हमको क्या नहीं करना है तो वो बहुत अच्छा होगा। अब थोड़ा सा एवरेज औसत पे आता हूँ। डेली हमारा 1500 ml पानी हम पीते हैं, खाने में 700 ml जाता है, बॉडी में मुख्तलिफ डिफरेंट मेटाबॉलिक क्रियाओं से 300 ml पानी बनता है, और आउटपुट में मेनली 1500 ml यूरिन होता है, स्टूल में भी पानी निकलता है, स्किन के जरिए, पसीने के जरिए निकलता है, और हमारी सांस में निकलता है। जिस सांस से हम चश्मा साफ करते हैं भाप लगा के, वी कंटिन्यूसली सीक्रेट वाटर थ्रू दैट ब्रेथ, और अगर वो पानी ना निकले तो हमारे लंग सूख जाए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये कुदरत का निज़ाम है, एक सिस्टम है नेचर का, जिससे हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो लो वाटर इनटेक, वाटर डेप्रिवेशन, लैक ऑफ थर्स्ट, ये भी कुछ बीमारियों में होती है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे और फ्लूइड ज़्यादा यूज करेंगे, डायरिया, वोमिटिंग के जरिए या
कुछ बीमारियों में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डायबिटीज़ में पेशाब ज़्यादा आता है। इसी तरह से कुछ और भी बीमारियां होती हैं। डायबिटीज़ की हम नाम दूसरी बीमारी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, उस पर भी पतला पेशाब आता है और बहुत ज़्यादा पानी निकाल देता है। एक्सेसिव पसीना कुछ लोगों को ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा, आपके कुछ कोलीग्स रुमाल रख के बैठते हैं जब वो कुछ लिखते हैं, ये इसी तरह की ओवर एक्टिविटी से होता है। खैर, रिजल्टेंट अगर पानी ज़्यादा लूज हो जाए और पानी कम पिया जाए तो डिहाइड्रेशन का सिनेरियो बन जाता है। और ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई लेडी है, उसका वेट 120 किलो है, 5 किलो कम हो जाए उसका पानी, 140 किलो है, 20 किलो कम हो जाए, और 190 है तो 15 पाउंड कम हो जाए, सॉरी। तो इसमें हम ये औसत लगाते हैं कि ये वेरियस ग्रेड्स ऑफ डिहाइड्रेशन हैं, और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। माइल्ड अगर होता है 0 to 5%, मॉडरेट 5 to 10%, और सीवियर 10 to 15%। सो डिहाइड्रेशन मुख्यतः प्राइमरीली 3 तरह का होता है। इट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और उसके लक्षण जो हैं, सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने अभी बताया, पहले तो प्यास लगेगी, थकान हो जाएगी और डिजीनेस हो जाएगी, हल्का सर लगने लगेगा, लाइट हेडेडनेस, हेडेक होगा, फैटीग होगी, जैसे लू लग गई, भाई अब लेट जाओ, काम नहीं हो रहा। Every organ and cell requires water and electrolyte. Every system is affected in the dehydration. तो इसके प्रमुख लक्षण जो आपको दाईं ओर दिख रहे हैं वो हैं ड्राई माउथ, डार्क कलर्ड यूरिन, ड्राई स्किन, मसल क्रैम्प्स, palpitation, maybe bad breath, ड्राई आइज, ब्लड विजन। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ड्राई आइज की कंप्लेंट कर रहे हैं, आंखों में इचिंग की कर रहे हैं। इसी तरह से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, पल्स थोड़ा फास्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं घबराहट हो रही है, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, आंखें थोड़ा, जो लोग बहुत दुबले होते हैं उनको पता चल जाता है फौरन, बच्चों को पता चल जाता है, आंखें थोड़ा अंदर चली जाती हैं, मुंह सूखता है, बात करने में परेशानी होती है, जुबान सूखती है, और ये पहला अलार्म होता है। तो आप जब तक पानी पीते जाइए, जब तक आपकी मुंह की और जुबान की वो फीलिंग खत्म न हो, then you can primarily prevent dehydration। ये आपका मैसेज में होना चाहिए कि पानी जब तक पीते रहें, जब तक आपके मुंह में सूखेपन का और जुबान में सूखेपन का एहसास हो, तो ये पानी पीना बहुत जरूरी है। स्किन में इसकी चेंजेस आप फील कर सकते हैं। ड्राई स्किन, इसको स्किन टर्नर कहते हैं हम लोग। थोड़ा सा नोचें, थोड़ा हल्के से खाल को, तो वापस अपनी जगह देर में जाती है। और इन्फेंट में बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिशियंस की जिम्मेदारी होती है उसको डायग्नोज करना। यहाँ पे जो बच्चे का हिस्सा होता है फ्रंटली, तो उसको देखते हैं, वो अंदर चला जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन ये होता है जिसमें शॉक में चला जाता है मरीज, बीपी कभी कभी बहुत लो हो जाता है, नॉट रिकॉर्डेबल हो जाता है, और उसकी नर्व्स मध्यम पड़ जाती है। पेरिफेरल पल्सेस जिसको हम कहते हैं, वो फास्ट होती है पहले, फिर वीक होती है, फिर अनडिटेक्टेबल भी हो सकती है, और ये बहुत सीरियस सिनेरियो होगा, यूरिन आना बंद हो जाएगा। ये भी हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब किसी को लू लगे तो सबसे पहले उससे सवाल करें कि तुमने लास्ट पेशाब किस समय किया था, when did you pass last urine and how was the color of urine। स्किन टर्नर जैसे मैंने आपको बताया, माउथ एंड टंग ऑफ कोर्स। और ऐसा पेशेंट ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में लाया जाता है, इसकी आइज सेंटिंग होती है और कंफ्यूज होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, डिहाइड्रेटेड सीवियरली होता है। तो अगर उसको हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन दोनों होते हैं तो उसका बड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन आज हम मेनली डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, हार्ट रेट फास्ट, सेंटिनाइज, उसको बुखार हो सकता है, स्किन में चेंजेस, ये सब हो सकता है। और लास्ट जो लाइन है इसकी वो उतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो डेथ हो सकती है। तो इतने सारे खतरे हैं डिहाइड्रेशन के जो डेथ से पहले हैं। क्रैम्प्स हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, उल्टी आ सकती है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं,
और लास्टली अगर उसको नेग्लेक्ट किया जाए तो बच्चों में और छोटे बच्चों में डेथ हो सकती है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये बॉडी वेट की मैंने जो स्लाइड दिखाई थी, जो लोग बाद में आए उनको मैं वो दोबारा दिखाता हूँ कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। इस स्लाइड से पता लगता है कि किस एज में फॉर्मेटिव ईयर्स की कितना पानी होता है। और मैं थैंक करता हूँ हील के लिए, उन्होंने इतनी रिसर्च करके ये प्रेजेंटेशन बनाई और मेरा काम आसान किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसमें जो मुद्दे की बात है वो ये है कि हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पब्लिक में एक मैसेज ये जाना चाहिए कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक फार्मूला बनाया है ह्यूमन बॉडी के रिहाइड्रेशन के लिए, उसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है और इसको हम पहले बनाया करते थे, लेकिन इनएक्यूरेसीज की वजह से WHO ने फिर पैकेट्स डिजाइन करे और आज भी इसके WHO फॉर्मुलेटेड पैकेट्स आते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने मैसेज में इस बात को हाईलाइट कीजिए कि ORS को जब बनाएं तो आप WHO के मानक के हिसाब से बनाएं। बाजार में बड़े फैंसी पैक्स, जिसको हम टेट्रा पैक्स कहते हैं, वो अलग अलग नाम से आते हैं और उसमें बारीक पॉइंट ये है कि वो WHO की जो मान्यता है उससे बचने के लिए वो फूड सेफ्टी एसोसिएशन से प्रमाणित करा लेते हैं और उसमें लाइक वाला L लगा देते हैं, ORS लाइक सोल्यूशन। तो पब्लिक शुड बी डिस्करेज्ड टू बाई ORS लाइक सॉल्यूशंस बट शुड बी एनकरेज्ड टू बाई ORS WHO रिकमेंडेड, जिस पे लिखा हो, जो होगा उसमें बड़ा बड़ा लिखा होगा और जो नहीं होगा उस पर कहीं छोटा सा लिखा होगा एज पर WHO रिकमेंडेशन सॉल्ट लाइक या ORS लाइक। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कई प्रोडक्ट्स दिखाई, तो उसमें यही है कि ज्यादा कॉस्टली करने के लिए और उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए और उसको WHO के मानक से बचाने के लिए बहुत सी कंपनियां इस टेट्रा पैक की शक्ल में हमारे लिए ये इजीली डिस्पेंसेबल, इजीली सेलेबल प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो जनता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप WHO प्रमाणित अपने ORS को लें, माइल्ड डिहाइड्रेशन में ORS को लें, सीवियर डिहाइड्रेशन में डॉक्टर की सलाह लें और हमारा फर्ज है कि हम आपका यानी पब्लिक का, बच्चों का, बूढ़ों का इलाज अच्छे से करें। और उसमें थोड़ा सा जिंक का भी रोल होता है जो डॉक्टर साहब हाईलाइट करेंगे। मैं हील फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस चिलचिलाती गर्मी में ठीक दोपहर के समय यहाँ इकट्ठा हुए और इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में शामिल हुए। और सुदीप जी की तरफ से वो भी करेंगे, मैं पहले से ही कर रहा हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वही रहीम के दौरे के साथ वापस होता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानक चून। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेदर एंड अदरवाइज ऑल्सो। और उस पानी की व्याख्या में कहीं कहीं हमारे टीचर्स बताते थे पानी का मतलब है अपनी इज्जत, अपना कैरेक्टर, तो वो भी है। Thanks Dr. Ankit, thanks to Heal Foundation and especially Dr. Wali sir who has brought me here and he has also made my job very easy. And as I can understand that he speaks a mix of Hindi and English, so I'll also try to do the same. जैसे मुझे बताया गया है कि डिहाइड्रेशन के बारे में तो आपने डॉक्टर वली के प्रेजेंटेशन से जान लिया है और मुझे ये एम्फेसाइज करना है आप सबके सामने कि एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और कैसे हम उसको इस प्रॉब्लम से इन बच्चों का निजात दिला सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे देश में 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, जिसको अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, उसमें थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज डायरियल डेथ्स है। फर्स्ट कॉमन डेथ है न्यूरोटल डेथ्स, देन निमोनिया रिलेटेड डेथ्स एंड देन डायरिया रिलेटेड डेथ्स। सो हमने अपने देश में डायरिया रिलेटेड डेथ्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट रिडक्शन पिछले 30 साल में, 40 साल में देखा है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ऑफ WHO की तरफ से रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम जो ORS ने किया, इसका जनरेशन बहुत अर्ली, मतलब सारे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने ही इस वर्क की शुरुआत की। 1960 में जो इंटरनेशनल डायरिया कंट्रोल सेंटर था जो बांग्लादेश में था, जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान होता था, उसमें ये प्रोडक्ट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इजाद हुआ। और इवन बिफोर WHO रिकॉग्नाइज है, WHO ने तो इसको 1978 में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान की वॉर हुई और बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो काफ़ी सारे रिफ्यूजीज, 1 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज जो है बांग्लादेश से इंडियन बॉर्डर्स में आए और रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। उस टाइम ये सोल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका था। तो डॉक्टर दिलीप जो इसके मेन पर्सन है अलॉन्ग विद अदर डॉक्टर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा कि हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज डायरिया कोलरा एपिडेमिक वहाँ पे हुआ। तो उन्होंने काफ़ी सारे कैंप्स में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को यूज़ किया, और क्योंकि लिमिटेशंस थी सभी कैंप्स में यूज़ नहीं हो सकते थे, तो कुछ कैंप्स में यूज़ नहीं किया गया। तो जिन कैंप्स में ORS को नहीं यूज़ किया गया वहाँ पे IV फ्लूइड्स यूज़ किए जा रहे थे। दैट वाज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिफोर 1978 WHO के एंडोर्समेंट से चले कि IV फ्लूइड दो, ग्लूकोज लगाओ, IV लगाओ, ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तो IV फ्लूइड वाले ग्रुप में 20% मोर्टेलिटी हो गई, और जो सिर्फ ORS दे रहे थे जिसमें IV की जरूरत भी नहीं थी, जो कि आप पेरेंट्स को दे पाते, सिर्फ 3% मोर्टेलिटी। तो 1971 में इस काम के बाद भी काफी साल लगे, 1978 में जाके WHO ने उसको मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को अडॉप्ट किया। और हमारी जो एकेडमी है जिसका मैं रिप्रेजेंट करता हूँ फ्रॉम दिल्ली ब्रांच, मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर वली ने भी एक स्लाइड दिखाई थी, इसमें कॉर्नर में IAP का लोगो लगा हुआ था। तो IAP ने इस डे को ORS की इम्पोर्टेंस को समझते हुए 2001 से लगातार हम ORS के प्रमोशन पे और ORS के सही यूज के लिए हम काम करते हैं। जैसे आपको पता है 29 जुलाई जो है WHO ORS डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो IAP ने उसको भी बड़ा करते हुए पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। और आज मेरी बहुत मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आप सबके सामने इस विषय पे बोल रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर पीडियाट्रिशियन के लिए, क्योंकि बच्चे कैसे अलग हैं बड़ों से। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, इनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा है, तो दे हैव टू कंज्यूम मोर वाटर पर किलोग्राम। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं न्यूबॉर्न देखता हूँ। एक न्यूबॉर्न जो 1 किलो का होता है उसको 180 ml पर केजी फ्लूइड लेना पड़ता है। 180 ml पर केजी 1 किलो के बच्चे। अगर आप उसी चीज को आप ये समझें कि आपको अगर आप 50 किलो के हो तो आपके लिए 9 लीटर हो गए, आप 100 किलो के आपके 18 लीटर हो गए। तो इतना ज्यादा फ्लूइड लेना पड़ता है पर केजी के हिसाब से न्यूबॉर्न को। ऐसी जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं इनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ज्यादा होती है। और जब बच्चे को डायरिया होता है या हीट स्ट्रोक होता है तो उसका इंटेक कम हो जाता है, वो इतना ले नहीं पाता, वॉमिटिंग करता है, अनकंफर्टेबल है, प्लस उसको ये समझ में नहीं है कि मुझे लेना चाहिए। एक बड़ा व्यक्ति है जिसको ये डायरिया हो रहा है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, उसको ये समझ है कि अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। बच्चों को समझ में नहीं है, तो उनके वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लॉसेस सेम है। डायरिया तो सेम है, डायरिया बड़े को होगा या छोटे को, लॉसेस तो होंगे। सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जब हीट स्ट्रोक है तो हमारे स्किन से सरफेस एरिया वाटर निकलता है। एक अडल्ट का सरफेस एरिया 1.7 to 1.9 स्क्वायर मीटर होता है, और एक 20 किलो के बच्चे का भी स्क्वायर एरिया जो है 1.2 to 1.4 बन जाता है। तो हमारा स्क्वायर एरिया, हमारा बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हीट स्ट्रोक में भी हमारे स्किन से वाटर लॉस ज्यादा होता है। हमारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज्यादा है बच्चों की, हम इंटेक नहीं ले पा रहे हैं, और लॉसेस हमारे ज्यादा है। इन सभी कंडीशंस की वजह से डायरिया में डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज्यादा है। हीट स्ट्रोक में भी अगर आप सुनते हो, न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं कि हीट स्ट्रोक से इतने लोग मर गए, कि वो कौन लोग होते हैं, या तो जो सड़कों पे आ रहे होते हैं, वो बच्चों की संख्या परसेंटेज वाइज ज्यादा होती है, बिकॉज उनकी वाटर लॉस उनके फिर से ज्यादा है। तो उसको कैसे मेंटेन करें, डिहाइड्रेट करें। एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन हमारा मोटिव है कि जैसे ही डायरिया शुरू हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, प्रिवेंशन करें। डिहाइड्रेशन से पहले ही हम ORS देना शुरू करते हैं, और रिहाइड्रेशन जिसका मतलब डायरिया डिहाइड्रेशन हो गया उसके बाद उसको फ्लूइड ज्यादा दिया जाए ताकि उसमें उसके बॉडी में वाटर की कमी को खत्म किया जा सके। होम केयर में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया प्लेन वाटर दे सकते हैं, लेकिन प्लेन वाटर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि चाहे वो हीट स्ट्रोक है, स्वेट में भी सोडियम होता है। आई यू नो, अगर आप स्वेट को टेस्ट करो सॉल्टी लगता है,
टीयर्स में सॉल्ट होता है, वो भी सॉल्टी लगता है। डायरिया में तो बहुत ज्यादा सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट यूज होते हैं। तो प्लेन वाटर बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो प्लेन वाटर लिया जाए, नहीं तो बेटर सोल्यूशन है सॉल्टेड राइस वाटर या सॉल्टेड बटर मिल्क, इसको छाछ लस्सी बोलते हैं, मीठी नहीं सॉल्टेड। वेजिटेबल चिकन सूप्स विद सॉल्ट, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि आप शुगर और सॉल्ट को मिला के बनाते थे, लेकिन उसमें अंदाजा गड़बड़ हो सकता है। जैसे हम कहते थे 1 लीटर पानी लो, उसमें 5 चम्मच शुगर डालो, आधा चम्मच सॉल्ट डालो। अब आप घरों में देखते हो चम्मच का साइज किसी घर में कितना बड़ा होगा, किसी घर में छोटा होगा, तो वो सोल्यूशन ठीक से बनता नहीं था। इसीलिए ये फॉर्मुलेशन आए कि इनको छोड़ के हमें रेडी टू मेड रिप्लेसमेंट सोल्यूशन जो कि ओआरएस के फॉर्म में अवेलेबल है वो लिया जाए। और बहुत मेहनत से 1978 के बाद से इसको अडॉप्ट किया गया और सभी के पास अब ओआरएस ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। इसने इतने सारे बच्चों की जान बचाई है कि 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ी सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट डेथ्स इन चिल्ड्रन हैज बीन अट्रिब्यूटेड टू ओआरएस। In 2001, जो Polin Prize Award है for pediatric research was given to ORS. It's such an important strategy. और हम बहुत समय से कहते रहे कि आप ORS की यूजेस बढ़ाया जाए, बट कंपनीज ने ORS की यूज बढ़ाया, बट साथ साथ में उन्होंने अपना भी दिमाग उसमें लगाना शुरू कर दिया कि ORS के साथ अगर शुगर डाल दें तो क्या होगा, उसके साथ हम फ्रूट जूसेस डाल देते हैं, उसके साथ हम कैफीन डाल देते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स बना देते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से ऐड किया, जो कि हमें स्क्रूटनाइज करना है, हमें देखना है कि उस स्ट्रेटजी से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उसी के लिए इस सेमिनार की वैल्यू है। सो मेडिकल केयर में अगर नोजिया वॉमिटिंग नहीं है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट शुड बी गिवन ओरली एट सम टाइम। मतलब डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाती है, बच्चा ले ही नहीं रहा, किसी भी तरह से नहीं ले रहा। जब मैं अपने ट्रेनिंग कर रहा था, डायरिया वार्ड्स होते थे जिसमें वो फीडिंग ट्यूब डाल के मुंह से या नाक से फीडिंग ट्यूब स्टमक में डाल के ओआरएस देते रहते थे, क्योंकि बहुत बार जब डायरिया सीवियर हो जाता है बच्चों की नसें नहीं मिलती, आईवी लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ओआरएस रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते थे, थोड़ा हाइड्रेट हो जाते थे, उसके बाद उसको आईवी भी लगाना आसान हो जाता था। सो अब हम आते हैं ओआरएस पे, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बारे में बात हो चुकी है। अब ओआरएस का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पहले जब बिल्कुल जो डॉक्टर दिलीप ने जो ओआरएस की प्रिपरेशन बनाई थी, उसका जो ऑस्मोटिक लोड था वो ज्यादा था और वो कोलरा के लिए तो बहुत अच्छा था। बट अब आप देखते हो कोलरा हमारे देश में ज्यादा नहीं होता है। कोलरा के अलावा जो बाकी डायरियाज है, रोटा वायरस डायरिया होता है, नोरो वायरस डायरियाज है, कुछ और वायरल इनो वायरस, इंट्रोवायरस डायरियाज होते हैं, उसमें इतना ज्यादा सोडियम लॉस नहीं होता है। इसलिए ओवर अ पीरियड टाइम ओआरएस की कंपोजिशन भी चेंज हो गई है। फ्रॉम osmolar load of 311, now we have come to 245 milliosmoles per liter. So we have low molecular weight ORS की बात करते हैं, वही आज के टाइम में WHO ORS है। और ये इसकी प्रिपरेशन है, इसमें कितना ग्लूकोज है 13.5 ग्राम्स, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट है, ताकि अल्कली को भी रीजनरेट किया जा सके। इसमें मेरे हिसाब से आपको दो शब्दों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें ग्लूकोज है 13.5 ग्राम। आई अंडरस्टैंड न्यूज आइटम से बहुत रहता है कि ग्लूकोज खराब चीज होती है, हमें शुगर नहीं खानी चाहिए। आपने पीछे कंट्रोवर्सी देखी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फूड में शुगर नहीं होना चाहिए। शुगर इन मॉडरेशन इज गुड फॉर डायरिया, क्योंकि जब ये शुगर है ये हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को अंदर घुसाने में मदद करता है। तो इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर विच इज 13.5 ग्राम पर लीटर इज गुड, हेल्पफुल। इतना शुगर होना चाहिए, बट ज्यादा शुगर होगा तो ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाएगा। सो लेट अस सी कि ओआरएस काम कैसे करता है। कैसे काम करता है ओआरएस? आपने जो बॉडी में से क्या क्या लूज हो रहा है, पोटेशियम सिट्रेट लूज हो रहा है, उसको रिप्लेस कर दिया ओआरएस के थ्रू। एंड ग्लूकोज और सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेन कर लिया। मतलब आप सिर्फ पानी पीते हो तो पानी जाएगा, बट सोडियम को जाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। और ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें इसके लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए। हमारे इंटेस्टाइन सेल्स में कुछ सीएमपी पाथवेज होते हैं जिसमें आपके लिए बॉडी में एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर घुसेंगे, बट जब ग्लूकोज है उस सॉल्यूशन में तो एनर्जी के इंडिपेंडेंट भी सोडियम और वाटर बॉडी में घुस जाता है। इसलिए वाटर भी चला गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए, और इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर को रिटेन करने के लिए जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट देते हो तो जब वो पानी जो ब्लड में गया वो रुका रहेगा वहां, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को बाइंड करके रखते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। इसी तरह से ओआरएस काम करता है। अब क्या एविडेंस है WHO ओआरएस के संदर्भ में? इसने आईवी सप्लीमेंटेशन को 33% कम कर दिया। आईवी सप्लीमेंटेशन एक टाइम ऐसा होता था जब मैंने एमबीबीएस किया अपना 86 to 91 के बीच में, डायरिया वार्ड्स भरे हुए थे।
इतना डायरिया होता था, आईवी सारा काम, सारी रात नाइट ड्यूटी में सिर्फ आईवी लगाने का ही काम होता था। बट ओआरएस के आने के बाद से आईवी सप्लीमेंटेशन कम हो गया, रिक्वायरमेंट कम हो गई, स्टूल आउटपुट भी कम हो जाता है, स्पेशली जब से लो ऑस्मोलर ओआरएस जो कि अभी का करंट WHO स्टैंडर्ड ओआरएस जब से वो आया तो स्टूल आउटपुट भी कम हो जाता है, वॉमिटिंग भी कम हो जाती है। और ये एज इफेक्टिव, माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन इज एज इफेक्टिव एज आईवी, देयर इज नो नीड टू गिव आईवी, एंड ये जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, मदर को बता सकते हैं, जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं पेरेंट्स को, जैसे ही डायरिया हो उसे स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है हॉस्पिटल के में डॉक्टर के पास, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि 1-2 दिन के बाद जाएंगे शायद अपने आप ठीक हो जाए, तो उस टाइम में डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगी। बट वो आईवी तो नहीं लगा सकते घर पे, लेकिन ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन घर पे ही दे सकते हैं। और इसमें फेलियर रेट और हॉस्पिटल एडमिशन रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक थिंकिंग ये भी होती है कि आप घर में ओरस देते रहोगे, कि ऐसा तो नहीं है हॉस्पिटल जाने में लेट हो जाओगे, और ऐसा तो नहीं है कि डिहाइड्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, which has not been shown. So जल्दी शुरू कर सकते हैं, आराम से शुरू कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन has not also been increased by this. Now अब ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये बताता है कि बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो कि WHO अप्रूव्ड हैं और कुछ WHO अप्रूव्ड नहीं है, बट वो हैं मार्केट में, और हमें पब्लिक अवेयरनेस में ये उनको बताना है पेरेंट्स को कि हमें कौन सी प्रिपरेशन यूज करनी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्टर जिससे भी करते हैं वो लिख देते हैं एडवाइस ओआरएस, पेशेंट जाता है फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट उसको कुछ ना कुछ पकड़ा देता है, टैटरा टाइप पकड़ा देता है, उस पर लिखा होता है ओआरएस, जैसे डॉक्टर ने बताया ओआरएस एल, या ओआरएस एनर्जी ड्रिंक, या ओआरएस फ्रूट जूस, या ओआरएस जूस लाइक सॉल्यूशन। So all these terms start with ORS, but then they are some added ORS like solutions, और पेशेंट सोचता है कि ORS लिखा हुआ है वो उसको लेना शुरू कर देता है, बट वो फिर बेनिफिट डिहाइड्रेशन करेक्शन का नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम है और शुगर ज्यादा है। जैसे मैंने कहा 13.5 ग्राम शुगर होना चाहिए, मैंने देखे प्रोडक्ट्स इसमें 50 ग्राम शुगर भी है, एक प्रोडक्ट में 68 ग्राम शुगर भी है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज डाला गया है टू मेक इट स्वीट। और जब ज्यादा शुगर देते हो तो ऑस्मोटिक डायरिया बढ़ जाता है, तो इन प्लेस ऑफ फ्लूइड गोइंग इनसाइड द गट, गट से फ्लूइड चूस लेता है ग्लूकोज और डायरिया आउटपुट आपका बढ़ जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ओआरएस यूज करें उसमें WHO रिकमेंडेड वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम और सिट्रेट हो, जो कि नॉन WHO में नहीं होते। उसमें लिखा होता है इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि हमें चाहिए वर्ड WHO अप्रूव्ड ओआरएस। तो जहां पे WHO अप्रूव्ड ओआरएस बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ है वो ओआरएस सही है, जहां पे लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रोलाइट, 5 इलेक्ट्रोलाइट, एनर्जी ड्रिंक, फ्रूट जूस लाइक, वो सब गड़बड़ है। वो क्यों कंपनियां बना रही है, क्योंकि उनको इस ओआरएस अगर लिखोगे तो DCGI से अप्रूवल लगेगा, और अगर आप ओआरएस लाइट सॉल्यूशन बनाते हो तो FSSAI से अप्रूवल है, व्हिच इज सेफ फॉर कंजम्पशन, तो वो आप जल्दी मार्केट में आ जाता है, उनकी प्राइसेस भी ज्यादा हैं, और वो अवेलेबिलिटी एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है इसी चक्कर में कि एक ओआरएस भी बना दिया और एल भी बना दिया, सो हमें उसकी प्रमोशन ज्यादा होती है और क्योंकि उसमें कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ओआरएस प्रिपरेशन दे एंश्योर रैपिड इफेक्टिव डिहाइड्रेशन आल्सो, डेक्सट्रोज कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, सो ये मैसेज आना चाहिए 13.5 ग्राम पर लीटर ही होना चाहिए, उसमें से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदर कंपोनेंट उस ओआरएस में नहीं है, जबकि नॉन WHO ओआरएस में फूड पल्प, पेडिशन, इलेक्ट्रोलाइट, कैफीन भी एनर्जी ड्रिंक्स में। ओआरएस जो WHO ओआरएस है, इट विल एंश्योर रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच नॉन WHO अप्रूव्ड ओआरएस विल नॉट डू। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ विल आल्सो बी बेटर, बिकॉज़ मैंने कहा सिर्फ वाटर की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत भी है। रिवर्सल ऑफ डिहाइड्रेशन इज आल्सो फास्टर व्हिच इज नॉट देयर, एंड दे आर फ्रॉम DCGI अप्रूवल, जबकि जो भी FSSAI से अप्रूवल है इसका मतलब डाउट है, वो गड़बड़ है, क्योंकि FSSAI से अप्रूवल आसान है मिलना कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें आपको FSSAI से सेफ्टी शो करनी पड़ती है, DCGI में आपको बेनिफिट शो करना पड़ता है कि बेनिफिशियल फॉर ट्रीटमेंट, तो DCGI टेक लॉन्गर टाइम टू गेट अप्रूवल, FSSAI में सेफ्टी दिखानी है ऑन नॉर्मल पॉपुलेशन, तो सेफ्टी दिख जाती है, बट यहाँ पे हम सेफ्टी की बात नहीं करते, हम डायरिया की डिहाइड्रेशन और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, which that is why FSSAI products are not good as far as this thing is concerned. Now पहले हम एज ए पीडियाट्रिशियन बताते हैं हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ना पाउडर खरीदो, जब ओआरएस का पाउडर खरीदो सस्ता भी पड़ेगा, बड़ा पाउडर आएगा, हम बोलते हैं इतना बड़ा पैकेट आएगा, 1 लीटर पानी में पूरा पैकेट घोलो, पूरा घोल के उसको फ्रिज में रखो, 24 घंटे तक वो इस्तेमाल करो। कितना इस्तेमाल करते हैं उसके भी मेजरमेंट्स हैं, तो ये हम बोलते थे, हम बड़े खुश थे,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, पेरेंट्स क्या करते थे कि पैकेट में से थोड़ा आधा चम्मच लिया, एक गिलास में घोला, उसको पिला दिया कि यार वेस्ट क्यों करना है, मेंटलिटी क्यों नहीं, मेंटलिटी कम कर करते, तो उसको एक्सप्लॉइट करके कंपनीज ने रेडीमेड सोल्यूशन बनाने शुरू कर दिए, व्हिच इज नोन एज टेट्रा पैक्स। आई एम श्योर आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के टेट्रा पैक्स आते हैं। वो वैसे तो अच्छा है क्योंकि उसमें रेडीमेड है, उसमें आपको कुछ करना नहीं, बट नंबर 1 वो 200 ml में आते हैं। जिस पेशेंट को डायरिया हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डायरिया होता है, लॉसेस होते हैं 5%, 10%, 15%, तो कितने टेट्रा पैक्स लेगा वो पेशेंट? तो वहाँ पे फिर कंजूसी आ जाती है कि आपने 4 टेट्रा पैक खरीदे, वो खत्म हो गए, आप गए नहीं मार्केट, आप 2 दिन के बाद गए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेट्रा पैक्स का कि टेट्रा पैक्स में ही ये जनरली चल रही है। अभी भी कोई पाउडर फॉर्म में WHO लाइक सोल्यूशन नहीं आता है, पाउडर फॉर्म में WHO ORS ही आता है, लेकिन टेट्रा पैक्स में ORS L, ORS फ्रूट, ORS ड्रिंक ये सब आते हैं। तो एक मैसेज, अगर समझदारी थोड़ी सी लगाई जाए, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, बढ़िया भी है, इतने सालों से यूज होता रहा है। 1 लीटर पानी में 21.8 ग्राम का पैकेट पूरा घोला जाए, 1 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाएगा 24 घंटे में। वो ORS का पानी फ्रिज में रखा जाए, ठंडा इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। और कितना यूज करना है, जैसे मैंने कहा इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में भी 1 to 2 लीटर यूज हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास मेजरमेंट है कितना देना है। हम बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं लेस देन 2 मंथ्स, उनको तो कहते हैं चम्मच से पिलाओ, बट उसके बाद कहते हैं कप से पिलाओ। जितने बार लूज मोशन हो 50 to 100 ml पर स्टूल आप इसको यूज करो, तो काफी सारे यूज कर सकते हो। जबरदस्ती नहीं करें, मतलब ये नहीं कि बच्चे तो आप स्लीपी उसको पिलाए जा रहे हैं। और ये जो जब से लो ऑस्मोलरिटी ORS आया है, साइड इफेक्ट्स ऑफ ORS भी खत्म हो गए। जैसे पहले होता था सोडियम बढ़ जाता था बॉडी में, वो भी अब नहीं होता है। तो ORS is absolutely safe and 2 to 4 liters may be required for adults also. So I think basic message is ORS is an important strategy. It is really shown worldwide, mortality कम, reduction of hospital stay कम, सब कुछ बेनिफिट है, प्राइजेस मिले हैं, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम आई है हमारी कमर्शियल एंगल की वजह से। कमर्शियल एंगल की वजह से हमने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जिससे वो जो बेनिफिट्स है वो डाइल्यूट हो जाता है। पेशेंट को तो लगता है कि ORS दे रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है ORS दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो ठीक तो नहीं हो रहा क्योंकि आपने सही ORS प्रिपरेशन यूज नहीं की। तो इसीलिए ये डायग्राम है, अगर आप क्लियरली देखें, यहाँ पे लिखा है WHO ORS में बड़ा लिखा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन ORS WHO। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हो, यहाँ पे लिखा है विदाउट नेमिंग द कंपनी, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक एप्पल। क्या लिखा है? 3 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स। WHO ने तो नहीं बोला 3, WHO ने तो बोला इतना सोडियम, इतना पोटेशियम, इतना क्लोराइड, इतना सिट्रेट, इतना शुगर। यहाँ पे लिखा है रिस्टोर्स एनर्जी एनरिच्ड विद विटामिन सी। ये तो विटामिन सी की बात ही नहीं की WHO ORS में। रेडी टू सर्व फूड बेवरेज एंड दे आर ऑल FSSAI अप्रूव्ड। सो ये क्लियर कट मैसेज आना चाहिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कि बच्चों में डिहाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। वी कैन प्रिवेंट इट, you may not need to go to hospital for that. You should start as early as possible. Try to use the powder one, जिसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, सस्ता भी है और कोई ये आपकी जो इश्यूज आता है ORS L का नहीं है। बट अगर आपको वो आलस है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे टेट्रा पैक ही लेना है, then you have to apply your mind and see for WHO approved ORS। और जहाँ फ्रूट वर्ड आ गया, WHO लाइक सोल्यूशन, ORS L आ गया, एनर्जी आ गया, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो नए टर्म्स फार्मा इंडस्ट्री ने यूज किया है वो ORS यूज नहीं करना चाहिए। लिटिगेशंस, लेजिस्लेशन, कोर्ट अप्रूवल, वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं, वो भी अपना जब काम होगा FSI के लेवल पे, DCGI के लेवल पे होगा तो वो भी अबॉलिश होंगी कभी ना कभी। मुझे बहुत विश्वास है कि ऐसा नहीं है कि ये सब धंधागर्दी चलता ही रहेगा, बट टिल द टाइम दैट हैपेंस एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू मेक पीपल अवेयर दैट इफ यू यूज द करेक्ट ORS, करेक्ट वे, यू कैन रियली प्रिवेंट डेथ इन चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच। हम लोग कैसे समझे कॉमन पब्लिक कैसे समझे कौन सा रोटा वायरस डायरिया है, कौन नॉर्मल कॉलेरा है, क्या क्या है? बहुत ही अपने अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब इतना अच्छा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 तरह का मेन डायरिया है। एक डायरिया विद ब्लड, दिस इज वन कैटेगरी, जिसको डिसेंट्री या पेचिश बोलते हैं, जिसमें वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है लेकिन उसमें स्टूल ऑफ ब्लड आता है। वो इन्फेक्शन वाला डायरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला, उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं और उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन सेप्सिस या ब्लड में इन्फेक्शन पहुंचने के, फीवर, टॉक्सिसिटी, मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
तो हमारा पहला मैसेज रहता है कि क्या स्टूल में ब्लड आ रहा है। जैसे अभी भी मैं बैठा होता है, बच्चे का फोन आया पेरेंट्स का कि बच्चे को स्टूल हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है ब्लड है कि नहीं है। ब्लड नहीं है तो इसका एंटीबायोटिक्स तो नहीं मिलेगा। अब हम आगे वायरल डायरियाज पे, जो कि सबसे कॉमन है। 90% डायरियाज वायरल डायरियाज होते हैं, 10% बेसिकली डायरियाज होते हैं जिसमें ब्लड आता है। अब जो वायरल डायरिया है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का डायरिया है। जो कोलरा वाला डायरिया है, जो अब हमारे देश में या दिल्ली में तो बहुत ही कम होता है, वो उसमें टिपिकली बोलते थे राइस वाटर स्टूल, मतलब जैसे चावल का पानी होता है ऐसा वाइट स्टूल बच्चा करता था, राइस वाटर स्टूल्स। अगर वैसा है, अभी भी हमारे पास साल में 2 साल में एक आधा ऐसा आता है, तो उसमें कोलरा लाइक डायरिया होता है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। उसका टिपिकल थिंग होता है 1, 2, 3 डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाती है, इतना ज्यादा उसमें डायरिया लॉस होता है। अगर व्हाइट कलर का डायरिया स्टूल नहीं है बट वाटरी स्टूल है, तो वहां पे हम कहते हैं कम से कम 3 वाटरी स्टूल्स हो तो हम उसको एक्यूट वाटरी डायरिया बोलते हैं। 3 वाटरी स्टूल्स है तो दैट मींस नाउ ये द ट्रीटमेंट हैज टू स्टार्ट। अब यहाँ पे जो रोटा वायरस और नोरो वायरस, एंट्रो वायरस, ये सभी तकरीबन एक ही तरह के स्टूल्स हैं। इसमें वाटरी स्टूल होते हैं, टिपिकली पहले वोमिटिंग होती है, उसके बाद 4-6 घंटे के बाद लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, फीवर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फीवर का मतलब है एंटीबायोटिक की जरूरत है, विच इज नॉट ट्रू। वायरल डायरिया में भी फीवर होता है और डायरिया रोटा वायरस का बहुत दिनों तक चलता रहता है, 5, 7, 10 दिन भी चल सकता है। तो बाकी डायरिया एंट्रो वायरस, एडिनो वायरस डायरिया वो नॉर्मली थोड़े छोटे होते हैं। एडिनो वायरस डायरिया में साथ में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आई डिस्चार्ज हो जाता है। एंट्रो वायरस डायरिया में कभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो जाती है, रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े क्लिनिकल फीचर्स हमारे को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एज ए जनरल पब्लिक हमें समझना चाहिए कि ब्लड इन स्टूल, एंटीबायोटिक्स, नो ब्लड इन स्टूल, ओआरएस एंड अनदर थिंग जो कि हम आप वायरल डायरिया में रिकमेंड करते हैं वो जिंक है, जिसको हम कहते हैं जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1 का मतलब है जिंक एंड ओआरएस, दे आर वेरी परफेक्ट जोड़ी। और डेवलपिंग कंट्रीज में यूज ऑफ जिंक स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे एंड ओआरएस, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, दे आर एबल टू बी टेकन केयर ऑफ। रेयरली यू विल गेट राइस वाटर स्टूल, बट नॉर्मल डायरिया स्टूल्स में। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आई थिंक मैं देना चाहता हूँ, डायरिया कभी भी एकदम ठीक नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को वाटरी डायरिया हो रहा है, आप कुछ भी कर लो, वो डायरिया अगर कोई एकदम ठीक कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे को नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक टाइम था जब एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दी जाती थी, लोप्रामाइड बाकी ड्रग्स, इसमें स्टूल एकदम बंद हो जाता है। अब क्या होगा, पेट में तो इंफेक्शन है, पेट फूल जाएगा, नीचे निकल नहीं पा रहा, मोटिलिटी बंद होगी। This diarrhea which remains in the abdomen causes more problems, more sepsis, more problems. So, message is diarrhea should not be, cannot be controlled within first 2-3 days. It will take 5 to 7 days. But dehydration होने का रिस्क पहले 2 से 3 दिन में। तो अगर आपने जैसे ही डायरिया हुआ, आपने ओआरएस शुरू किया, जिंक शुरू किया, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बट डायरिया will continue, लूज मोशन will continue for 5, 7, 10 days also. नियोटोलॉजिस्ट हूँ मैं, न्यूमोस को देखता हूँ 24 to 28 वीक्स में 80% वाटर होता है बॉडी में। उसके बाद धीरे धीरे कम होकर टर्म बच्चा जो 3 किलो का बच्चा पैदा होता है उसके अंदर तकरीबन 70% वाटर रहता है, 60 to 70%। तो प्रीमेच्योर बेबीज में बहुत जल्दी वाटर लॉस होता है। अगर प्रीमेच्योर बेबी को डायरिया हो जाए तो उसको डिहाइड्रेशन की रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रीमेच्योर बच्चों की स्किन भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, दे डोंट हैव द थिक स्किन, यू कैन सी द वेसल्स थ्रू देयर स्किन, सो दे एवोप्रोटिव लॉसेस, बॉडी से लॉसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा प्रीमेच्योर बच्चों को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। इंक्यूबेटर्स में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी क्रिएट की जाती है, जिसको हम आर्टिफिशियल वूम बोलते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी से वाटर लॉस कम होता है। तो जब भी डायरिया होगा या कोई भी डिहाइड्रेशन होगा, प्रीमेच्योर को ज्यादा होगा। हीट स्ट्रोक अगर उनको हो जाए तो भी सेम प्रोसेस होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, दे विल गेट इनटू डिहाइड्रेशन मच अर्ली, चांसेस ऑफ देयर डाइंग विल बी मच हायर इफ अ प्रीमेच्योर बेबी इज एक्सपोज्ड टू हीट स्ट्रोक और एक्सपोज्ड टू डायरिया। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। मैं बताता हूँ ये क्यों करते हैं और ये क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। गाइडलाइंस में ये जो आपने नाम लिया, उनको बिना नाम लिए कहते हैं प्रोबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। प्रोबायोटिक्स वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अगर हम सही मात्रा में खाएं तो हमारे बॉडी में उससे फायदा होता है, तो ये प्रोबायोटिक है। तो जो जिसका आप बात करें, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी एक फंगस होता है जो कि प्रोबायोटिक कैटेगरी में है, लैक्टोबैसिलस जीजी अंदर प्रोबायोटिक है। अब जो हमारी कमेटीज हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है या WHO है या यूनिसेफ है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रोबायोटिक को रिकमेंड नहीं करती।
वो कहते हैं जिंक दीजिए, ORS दीजिए, फीडिंग कंटिन्यू करिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली जैसे अगर आप बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, एस्पेगैन एक हमारी सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जहाँ पे जैसे मैंने कहा इंडिया में 10-15% बैक्टीरियल डायरिया होते हैं, 80-85% वायरल डायरिया होते हैं, वहाँ पे 99% वायरल डायरिया ही होते हैं। और हमारी पॉपुलेशन जिंक डेफिशिएंट पॉपुलेशन है, जिंक इज रिलेटेड टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मैलन्यूट्रिशन का पार्ट है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रोबायोटिक। दे रिकमेंड कि आप प्रोबायोटिक स्टार्ट करिए फ्रॉम डे 1 एंड ORS दीजिए, दे डोंट रिकमेंड जिंक। तो डेवलप्ड कंट्रीज रिकमेंड जिंक एंड ORS एंड दे रिकमेंड प्रोबायोटिक एंड ORS। अब हमारे देश में भी बहुत से पीडियाट्रिशियंस ओवर ए पीरियड टाइम देखते हैं कि हम भी वायरल डायरिया काफी कॉमनली देखने लगे। तो अगर वायरल डायरिया देख रहे हैं, स्टूल में ब्लड नहीं है, आपने ऑलरेडी जिंक एंड ORS दे दिया है, तो ये सेगमेंट है जिसको सस्पेक्टेड वायरल डायरिया हम मानते हैं। तो हमारी जो कमेटी है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वो कहती है अगर आप सेलेक्ट करते हो पॉपुलेशन को, तो इस पॉपुलेशन में आप प्रोबायोटिक दे सकते हैं। एंड प्रोबायोटिक जैसे आपने नाम लिया, वही प्रोबायोटिक्स हैं, दो ही प्रोबायोटिक रिकमेंडेड है, लैक्टोबैसिलस जीजी एंड सेंट्रोमैसिस बर्नार्डी। तो उनका बेनिफिट ये है कि आपको फर्स्ट डे से ही देना है तो आपका डायरिया लॉसेस 24-48 आवर्स से कम हो जाते हैं, 24 आवर्स का फर्क पड़ता है। एक डिसएडवांटेज है कॉस्ट। तो एक प्रोबायोटिक का जो कॉस्ट है एवरेज अगर मैं लगाऊंगा तो 300 से 400 रुपये उसका कॉस्ट आएगा, जबकि जिंक और ORS का कॉस्ट मिला के 100-150 रुपये में हो जाएगा। So cost is a prohibitive factor which is not recommending, which is not allowing WHO and other committees to recommend it for general uses. But our academy recommends it for viral diarrheas. ये कितनी दिन में रिकवर हो जाएगा ORS और जिंक से ही करें? सर ORS और जिंक देने से ड्यूरेशन ऑफ डायरिया 4 से 5-7 दिन तो रहता ही रहता है। रिड्यूस होता है 20% के आसपास, बट फिर भी हम सभी पेशेंट्स को बोल के चलते हैं कि 5 से 7 दिन तो लगेंगे। उसमें टेंस होने की टेंस होने की जरूरत, क्योंकि वो टेंशन होने के चक्कर में क्या होता है कि वो पेशेंट टेंस होता है तो डॉक्टर भी टेंस हो जाता है। वो पहले दिन 2 ट्रीटमेंट, फिर तीसरा एक दिन ऐड कर दिया, फिर कुछ और दवाई, फिर एंटीबायोटिक, क्योंकि पेशेंट प्रेशर डालता है तो डॉक्टर भी दवाइयाँ बढ़ा देता है। तो टेंशन होने की जरूरत है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, डायरिया अपने आप ठीक होना है अगर वो वायरल डायरिया है। जो ये जिस तरह बना है ये सब वायरस, बॉटम लाइन तो ये कि अगर उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि ये आप कितने दिनों के बाद यूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब उस समय के बाद यूज करोगे तो कंपनी की उसमें कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। 2 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक इसमें आपने पानी मिलाया है, आपने उसको खोला है, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं ज़्यादातर केस में, आपने उसमें पानी मिलाया है और इसमें मतलब आपने उसको एक तरह से सिस्टम को खोल दिया, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो वो यूजुअली रिकमेंडेशन विल बी दैट इट शुड नॉट लास्ट फॉर 5 to 7 days, या जितना उसका कोर्स चलता है, इट शुड नॉट बी यूज्ड लॉन्गर देन दैट। दूसरे, हम इस बात को शुरू में बता चुके हैं कि जो चम्मच से और जो मुट्ठी से, सबसे पहले मुट्ठी आई थी, मुट्ठी और चुटकी आई थी, सबसे पहले ये ORS आया था, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो जो पैकेट्स अवेलेबल हैं गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेके बड़ी केमिस्ट शॉप तक है, उसको हमें एनकरेज करना है। और मैं सारी गैदरिंग से और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब हम एनर्जी ड्रिंक्स पे एक लाइन लिखें तो उसमें ये लिख दें कैफिनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो हानिकारक हैं, बड़े होके बच्चे अल्कोहल की तरफ क्रेविंग करते हैं, उससे ये इसका सबसे बड़ा खतरा है जो उस पर लिखा नहीं होता। रोकना नहीं है, डायरिया प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारे अंदर बॉडी के इन्फेक्शन है उसको वॉश करने के लिए बॉडी अपने शरीर का पानी इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हमें ORS के थ्रू पानी शरीर में डालना है। नंबर 2, डायरिया को एकदम रोकना नहीं है। तीसरा ये है कि कॉमर्शियली अवेलेबल ORS ओवर द काउंटर जो मिल रहे हैं उनको डिस्करेज करना है। और चौथा ये है WHO प्रमाणित जो ORS हैं, चाहे वो टेट्रापैक की शक्ल में हो, चाहे वो पैकेट की शक्ल में हो, उन पर हमको अपना ध्यान देना है, वही हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और जिंक डेफिशिएंसी कुछ प्रांत हैं, कुछ स्टेट्स हैं, उनमें बहुत कॉमन है, रैम्पेंट है, और कुछ जगह जिंक बहुत ज़्यादा भी है एका जगह, तो जिंक को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। बट दिस इज आई हैव मेंशन इन माय लास्ट स्लाइड अबाउट द जिंक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में जिंक इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्टर साहब 2 लाइन बोल देंगे उस पर। तो ये जिंक की जो मात्रा है इसको भी ध्यान में रखते हुए ये करना है, बट ORS में जिंक नहीं होता।
डायरिया इज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। उसको हमारा मैसेज ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक करके उसको रोकना नहीं है, हमको फ्लूइड रिप्लेस करना है। जिंक की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो पीडियाट्रिक एज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हम अभी डॉक्टर साहब से आपको 2 लाइन बुलवा रहे हैं। गर्मी की तरफ से जो एक्यूट वाटरी डायरिया है, जिसका डेफिनेशन है कि मोर देन 3 वाटरी स्टूल्स इन 24 आवर्स, उस वाटरी डायरिया में जिंक रिकमेंडेड है। तो जिंक का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 10 to 14 डेज का रहता है और डोज जो है वो एज स्पेसिफिक है। यंगर एज में लेस देन 6 मंथ्स में 10 मिलीग्राम देते हैं पर डे और 6 महीने से बड़े बच्चों को 20 मिलीग्राम पर डे देते हैं, वो 10 to 14 डेज। ये देखा गया है कि जिंक जो है देने से ना सिर्फ बोरल डायरिया 24 आवर्स कम हो जाता है, सपोज 7 दिन रहना था डायरिया 6 दिन रह जाता है। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिंक देने से जो नेक्स्ट डायरिया होने के चांसेस हैं, परसिस्टेंट डायरिया जो कि 15 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, वो कम हो जाता है। और इवन ये भी देखा गया है कि जो निमोनिया होने के चांसेस भी बच्चों में कम हो जाते हैं जिनको किसी वजह से डायरिया में आपने 14 दिन जिंक दिया हुआ है। तो क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे जिंक डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है, जो कि हमारे देश के स्टंटिंग के साथ कोऑर्डिनेट की जाती है। अगर किसी बच्चे की हाइट कम है जिसको जिंक डेफिशिएंसी भी उसको है, तो इसीलिए सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में WHO यूनिसेफ रिकमेंड करता है डेवलपिंग कंट्रीज में जिंक दिया जाए। डेवलप्ड कंट्रीज में जिंक का रोल नहीं है, पर हमारे देश में आई थिंक वी शुड गिव जिंक। ओनली प्रॉब्लम विद जिंक इज अ बिटर मिनरल। तो जिंक देते वक्त बच्चे को वॉमिटिंग सेंसेशन बढ़ती है। तो जो एक हम प्रैक्टिकल टिप पेरेंट्स को बताते हैं और आप भी बता रहे हैं, तो जो जिंक ड्रॉप्स हमको फ्रिज में रखें और उसको फ्रिज से ही ड्रॉप्स यूज करें, ना कि सिर्फ 1 ml देना पड़ेगा। 1 ml उसको ठंडा जिंक देने से टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि हर ठंडी चीज में बिटरनेस कम हो जाती है। आपको पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ। सो जिंक यूज करें, 1 ml यूज करें और पूरा ड्यूरेशन में यूज करें। उसके उसी डायरिया में भी और नेक्स्ट एपिसोड्स ऑफ डायरिया में भी हेल्प करें। आपका मुंह सूखेगा, आपकी ज़बान सूखेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, आपको नौजिया यानी इम्तला हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन गर्म होकर ड्राई हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपके शरीर में एग्जॉशन हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं और जाके घर पे डायरिया हो सकता है। बच्चों में ख़ास तौर से, बूढ़ों में ख़ास तौर से ये हो सकता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हीट से 10 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 और हीट स्ट्रोक के लिए 104 हो जाता है, तो ये संभावना बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे पहले और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है आपको डॉक्टर की सलाह और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आम जनता के लिए दी है। हम यहाँ हैं गंगाराम में। मौसम में इतना घबराने की जरूरत नहीं है सर जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने आम जनता के लिए दी है और उनको जागरूक होना होगा जिस तरह से आपने गाइडलाइन दी है गर्मी का मौसम में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने। थैंक यू सो मच।